Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I teach you Economics. So आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो सबसे पहले रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये जो है थ्योरी किसने दी है और कहाँ पे जो है ये थ्योरी के बारे में जिक्र किया गया था। तो सबसे पहले बात करें तो हमारी जो ये थ्योरी है ये दी थी डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इस थ्योरी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रेंट होता क्या है। तो रेंट अगर आप देखो, रेंट बेसिकली हम किस चीज़ के ऊपर देते हैं। अगर हम मान लो कि अगर हम कहीं कोई घर खरीदते हैं तो उस घर पे जो है अगर मान लो हम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं या हम किसी को एज अ टेनेंट रखते हैं तो हम उनसे जो है वो पैसे चार्ज करते हैं, हम उनसे कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो पैसे लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जितनी देर तक वो वहाँ पे रहते हैं उसको बेसिकली रेंट कहते हैं। तो रिकार्डो का भी ऐसा ही कुछ जो है वो स्टेटमेंट था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज था जिसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले हम समझते हैं रिकार्डो ने क्या कहा था रेंट के बारे में। रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड। तो उनका कहना था कि रेंट एक ऐसा अर्थ पे जो है हम एक ऐसा लैंड लेते हैं जो लैंडलॉर्ड्स को जो है हम पे करते हैं उस जगह के लिए, और फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट्स ऑफ द सॉइल। यहाँ पे उनका एक ये स्टेटमेंट था कि ये जो लैंड जो हम यूज़ करते हैं वो ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट्स ऑफ सॉइल, मतलब कि यहाँ पे जो सॉइल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है या यहाँ पे जो लैंड है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो हम ये बात करते हैं, रिकार्डो का ये कहना था इस चीज़ पे। तो इसको हम आगे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि क्योंकि काफ़ी क्रिटिक्स ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी कि ये जो रिकार्डो का ये कहना है कि लैंड जो है वो ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो ये जो है वो गलत है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके एजम्पशंस के बारे में। तो एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, एजम्पशंस क्या कहती हैं। रिकार्डो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, रिकार्डो ने एज्यूम किया था कि जो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। उन्होंने कहा था कि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी में डिफरेंस है, मतलब एक कुछ हाई क्वालिटी ऑफ लैंड है जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है और एक कुछ लो क्वालिटी ऑफ लैंड है जहाँ पे कम फर्टिलिटी होती है। तो मतलब कि जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है उसमें डिफरेंस है। उसके बाद उन्होंने बात करी थी कि सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो फिक्स्ड है। उन्होंने बोला कि क्योंकि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है तो उसका जो सप्लाई ऑफ लैंड जो है, जो सप्लाई है लैंड का वो फिक्स्ड है। आगे बात करें, उन्होंने बोला है लैंड हैज़ ओनली वन यूज़। उन्होंने ये भी चीज़ एज्यूम की थी कि लैंड का सिर्फ एक ही यूज़ है, दैट इज़ कल्टिवेशन करना। उसके बाद उन्होंने बात करी कि देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, की प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब कि एक प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो कंडीशन हमेशा के लिए रहती है जहाँ पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल रहती हैं। उसके बाद बात करें, उनकी एक और एजम्पशन थी दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है ऑपरेट करते हैं। ये कैसे ऑपरेट करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में हम समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन द इकोनॉमी। उनका ये भी कहना था कि जो एक बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी ऑफ या लो क्वालिटी ऑफ लैंड होता है उसको हम मार्जिनल लैंड बोलते हैं और उसके ऊपर कोई भी रेंट नहीं चार्ज होता। जबकि अगर हम इन रियलिटी बात करें या अगर हम क्रिटिक्स की बात करें, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है काफ़ी इसको एज अ ड्रॉबैक बोला था। तो आगे इसकी एक और एजम्पशन है दैट इज़ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। उन्होंने बोला था कि रिकार्डो ने बोला है कि जो लैंड है वो ओरिजिनल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी जो है जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं या वैसे भी उसके ऊपर जो है कोई भी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, तो वो ओरिजिनल है और वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। आगे इसके कुछ और एजम्पशंस हैं दैट इज़ लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन ऑर्डर ऑफ इट्स फर्टिलिटी। तो उनका ये भी कहना है कि रिकार्डो का कि सबसे पहले जो है वो हाई क्वालिटी ऑफ लैंड को जो है कल्टिवेट किया जाता है, उसके बाद लो क्वालिटी ऑफ लैंड को कल्टिवेट किया जाता है जिसकी बहुत कम फर्टिलिटी होती है, और जिसको बिल्कुल जो मार्जिनल लैंड होता है जिसकी बिल्कुल ज़ीरो काइंड ऑफ फर्टिलिटी होती है, नेग्लिजेंस में जो है उसकी फर्टिलिटी होती है, उसके ऊपर कोई भी रेंट नहीं होता। और उनका कहना था कि डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। और कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लेबर स्पेंट ऑन इट।
कि जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर पर जो प्रोड्यूस किया जाता है, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर की कॉस्ट है, लागत है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लेबर हमने स्पेंड किया है, कितना अमाउंट ऑफ लेबर या कैपिटल हमने स्पेंड किया है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी के बाद। अब रिकार्डो ने जो है इस थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, रिकार्डो की थ्योरी की हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रिकार्डो की थ्योरी जो है वो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है इसकी, मतलब कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। रिकार्डो ने बहुत इजी तरीके से, एक बहुत साफ लफ्ज़ों में उसने अपनी थ्योरी को समझाया था। रिकार्डो ने ये चीज़ कही थी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब नया जो है वो कंट्री सेटल होता है या जो नई सेटलमेंट होती है, तो इनिशियली जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब पॉपुलेशन कम होती है उस वक्त जो है लैंड क्योंकि फिक्स्ड है तो वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन है वो कम है। तो पॉपुलेशन के लिए एक फ़ायदा होता है क्योंकि उनको लैंड ना एज अ गिफ्ट मिलता है, तो वो उसको ना एज फ्री ही जो है वो कल्टीवेट करते हैं, उनको कोई रेंट नहीं उसके ऊपर देना पड़ता, वो फ्री ही उसकी कल्टीवेशन करते रहते हैं। अब वो कल्टीवेशन इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले वो हायर क्वालिटी ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं, जिसको वो ए ग्रेड ऑफ फर्टिलिटी लैंड बोलते हैं। फर्टाइल लैंड, मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है उसको वो बोलते हैं ए ग्रेड ऑफ, जो फार्मिंग के लिए जो वो यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर वो कोई रेंट नहीं पे करते। जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी ग्रो करनी शुरू हो जाती है तो डिमांड भी जो है लैंड की बढ़नी शुरू हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी उसकी जो है लैंड की बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, क्योंकि ए ग्रेड ऑफ लैंड जो है उन्होंने पूरी तरह से यूज़ कर ली, अब बचती है आगे बी ग्रेड ऑफ लैंड। अब हम बी ग्रेड ऑफ लैंड पे आते हैं। जब हम बी ग्रेड ऑफ लैंड पे आते हैं वो थोड़ी सी कम फर्टाइल है ए ग्रेड ऑफ लैंड से, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब वो बी ग्रेड ऑफ लैंड को जो है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, उनको फोर्सफुली जो है वो बी ग्रेड ऑफ लैंड को भी कल्टीवेट करना है क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले ए ग्रेड ऑफ लैंड पे, अगर मान लो इसको हम यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ, अगर ए ग्रेड ऑफ लैंड पे उनको कितना 5 लेबर्स लगा के उनको 10 क्वांटल्स जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वीट। और ऑन द अदर हैंड अगर वो बी ग्रेड यूज़ करते हैं लैंड का, तो 5 लेबर्स लगा के ही, क्योंकि इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम है, तो यहाँ पे वो 5 क्विंटल्स ही प्रोड्यूस करते हैं वीट का, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी, इसकी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो ए ग्रेड ऑफ लैंड से कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसका अगर डिफरेंस देखें तो 10 - 5 क्विंटल्स जो है ये बेसिकली रेंट बनता है, ठीक है, रेंट फॉर ग्रेड ए लैंड। तो यहाँ पे रिकार्डो का ये कहना है कि अगर हम जैसे हमारी फर्टिलिटी जो है वो कम, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हमारी फर्टिलिटी ऑफ जो हम पहले बहुत हाई फर्टिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर हम काम कर रहे थे, कल्टीवेट कर रहे थे, हम धीरे धीरे करके लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड पे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इन्फीरियर लैंड्स के ऊपर हमें काम करना मजबूरी पड़ेगा, ठीक है, और उससे हमें ऑब्वियस ही बात है हमें कम प्रोड्यूस होगा, तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, रेंट फॉर द ग्रेड ए, जो मतलब जो हाई क्वालिटी ऑफ लैंड है उसकी रेंट बन जाएगा। अब उन्होंने एक और चीज़ बात करी थी कि अगर मान लो कि फर्टिलिटी जो है हर लैंड की सेम है, तो किस चीज़ के ऊपर रेंट डिपेंड करेगा। तो उन्होंने बोला था कि अगर सारी लैंड की जो फर्टिलिटी है अगर सेम है तो रेंट अराइजेज ड्यू टू द लैंड स्कार्सिटी। तो क्या होगा कि जो रेंट है वो कहाँ से अराइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लैंड जो है वो स्कार्स होनी शुरू हो जाएगी, तो रेंट वहाँ से अराइज होना शुरू हो जाएगा, तो लोगों को पे करना पड़ेगा। अब जिसको ज़रूरत है लैंड की, ठीक है, सिंस द लैंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो लैंड की सप्लाई है वो तो कांस्टेंट ही है, वो तो हमने पहले ही बात करी थी कि वो तो फिक्स्ड है, पर डिमांड जो है वो राइज हो रही है। अब डिमांड राइज हो रही है तो अब जिस इंसान को ज़रूरत है लैंड की
वो पे करेगा, और वो ज़्यादा पे करेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर मुझे घर की ज़रूरत है और क्योंकि मुझे उसकी मतलब मुझे वहाँ पे रहना है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो मैं अगर 2 मरले का घर होगा, मैं वहाँ पे भी उसके ऊपर 70 लाख देने के लिए ईजिली राज़ी हो जाऊँगी। रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो किस चीज़ के ऊपर? लैंड स्कार्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिकार्डो ने एक ये स्टेटमेंट भी बोली थी। अब उन्होंने एक और चीज़ बोली, दैट द सप्लाई ऑफ लैंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं। एज द सप्लाई ऑफ लैंड बीइंग लेस देन इट्स डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से कम होती है। दोज हु आर कीन टू गेट द लैंड, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कीन है, दे आर विलिंग टू पे द हायर प्राइसेस। द हायर प्राइसेस विल बी कॉल्ड एज द रेंट, ठीक है। जो हायर प्राइसेस है वो रेंट होंगे, ठीक है। दस इवन इन ऑल लैंड इज इवन इफ द ऑल लैंड इज होमोजीनियस, मतलब अगर सारा का सारा लैंड होमोजीनियस है और उसकी फर्टिलिटी जो है वो सेम है, फिर भी जो है रेंट अराइज होगा स्कार्सिटी ऑफ लैंड से। और यहाँ पे इन शॉर्ट हम ये बात कर सकते हैं कि लैंड अल्टीमेटली रेंट इमर्जेस ड्यू टू बोथ फर्टिलिटी डिफरेंसेस एंड स्कार्सिटी। रेंट जो है वो कहाँ से इमर्ज होता है? फर्टिलिटी से भी होता है, फर्टिलिटी डिफरेंसेस से भी होता है और स्कार्सिटी से भी होता है। तो ऑन द अदर हैंड हम बात करें, फर्टिलिटी डिफरेंसेस डिटरमाइन द रेंट साइज। जो रेंट साइज है उसको कौन डिटरमाइन करता है? फर्टिलिटी डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट कैन बी डिटरमाइन इन 2 सिचुएशन। 2 सिचुएशन से हम रेंट को डिटरमाइन करते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द कल्टीवेशन वेयर इन मोर लैंड इज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यूज़ की जाती है। अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, मैं लैंड और ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दूंगी या यूज़ करनी शुरू कर दूंगी, ठीक है। अब रिकार्डो ने ये चीज़ बोली। अब देखो यहाँ पे हम एक सिनेरियो समझते हैं, एक सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे लैंड की 4 क्वालिटीज ऑफ लैंड है, A, B, C, D, और जो हमारा D है ये मार्जिनल है, ये मार्जिनल लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है। यहाँ से लैंड से आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है? मान लो कि यहाँ से जो है वो 10 जनरेट हुआ आउटपुट, ठीक है। यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। आउटपुट इतना जनरेट हो रहा है और लेबर और कैपिटल हमारे सेम लग रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है वो सेम है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल सेम ही लग रहे हैं। यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं। अब आगे उन्होंने बात करी कि सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड कितना है। जितना हमारे सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड होगा वही इक्वल टू हमारे रेंट बन जाएगा, ठीक है। अब मार्जिनल लैंड हमारा कितना है? 4। हम क्या करेंगे, जितना हमारे बाकी जितने सारे क्वालिटीज़ ऑफ लैंड थे उससे हम जो मार्जिनल लैंड है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके आउटपुट से, ठीक है। तो 10 - 4, 8 - 4, 6 - 4 एंड 4 - 4, ठीक है। तो 10 - 4 कितना हो गया हमारा? 6, 4, 2 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट कितना हो गया हमारा? 6, 4, 2 एंड लास्टली 0, ठीक है। ये हमारा रेंट हो जाता है, ओके। तो आगे हम एक और चीज़ यहाँ से समझते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली कैसे बनाना है। अब डायग्रामेटिकली मैं बात करूँ तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है। यहाँ पे हमने डिफरेंट उसका A, B, C, D कर लेते हैं। C का भी बना सकते थे। यहाँ पे हमने मार्जिनल लैंड का बनाया। इसको डायग्रामेटिकली अगर हम बनाएं, ये जो टेबल है इसको हमने डायग्रामेटिकली बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है वो हमारी कितनी हो रही है? यहाँ पे देखो, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हमारी यहाँ से ऊपर ऊपर होगी। एक जगह हमने ग्रेड्स ऑफ लैंड ले लिए, ठीक है।
ये हमारे ग्रेड्स ऑफ लैंड है A, B, C एंड D, ठीक है। ये जो है हमारा मार्जिनल लैंड है। और यहाँ से हम देखें, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन मेरी कितनी हो रही है, 4, 6, 8, 10। सबसे पहले हमें A पे 10 आउटपुट मिल रहा था, B पे हमें 8 मिल रहा था, C पे हमें 6 मिल रहा था और इस पे हमें 4 मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाऊँ आपको, तो ये हमारा मार्जिनल लैंड था। इसके ऊपर जितना भी ये पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा रेंट होगा, ठीक है ना। A का रेंट, B का रेंट, C का रेंट और D का कोई भी रेंट नहीं होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो है मार्जिनल लैंड है, और ये हमने एजम्पशन में बात करी थी कि जो मार्जिनल लैंड है उसके ऊपर कोई भी रेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा रेंट, ठीक है। चलो अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। एक जगह लेते हैं हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू, कॉस्ट, और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे सब जगह। ये मार्जिनल लैंड का नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मार्केट, ये आ जाएगी हमारी मार्केट। अच्छा, मार्केट हमारी कैसे बनती है, जब हमारी सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होती है, ठीक है। जहाँ पे हमारी सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होती है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल बनता है, ठीक है। ये हमारा सप्लाई कब होता है और ये हमारा डिमांड कब होता है, ठीक है ना। डिमांड का हमारा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा मार्जिनल लैंड जो है वो इतना था, ये था हमारा जहाँ पे ये है, इस सब के इक्वल रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, इट शोज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ऑफ रेंट ए द मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। ये जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले फर्टाइल लैंड जो है, इस पे हमारा ये हमारा एवरेज कॉस्ट बन रहा है, और ठीक है, यहाँ पे हमारा, और जहाँ पे इसका एवरेज कॉस्ट का लोअर पॉइंट है, यहाँ से हमारा कट करेगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये तो ये जो पार्ट है, यहाँ से हमारा ये हमारा बन गया सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज आवर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे जो ए जो लैंड है उसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं बी लैंड पे। तो बी लैंड की बात करें, यहाँ पे ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। इसको थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, ये हमारा एवरेज कॉस्ट और ये हमारा यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इससे थोड़ा सा कम, जो पहले ए पॉइंट था उससे थोड़ा सा कम आए, उससे कम आएगा हमारा बी की, क्योंकि बी की फर्टिलिटी जो है वो ए से थोड़ी कम है, तो उसकी आउटपुट भी जो है वो ए से कम होगी। देन आता है हमारा जो डी वाला है, सी वाला भी ऐसे ही बनाना है, सी वाले में उससे कम हो जाएगा, बी से कम होगा, और डी वाले में कैसे बनेगा, ये हमारा एवरेज कॉस्ट और यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब ये बिल्कुल इक्वल बनेगा, क्यों? इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको स्ट्रेट बनाना है, ये स्ट्रेट ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, ठीक है। इधर हमारा
यहाँ पे क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेंट नहीं है, ठीक है। हमने बात करी थी डी जो है वो मार्जिनल, दिस इज मार्जिनल लैंड, और मार्जिनल लैंड पे हमारा कोई जो है वो यहाँ पे हमारा कोई भी जो है वो प्रॉफिट्स नहीं जनरेट हो रही, यहाँ पे हमें कुछ भी जो है रेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो है वो मार्जिनल लैंड है। तो डी जो है वो हमेशा वो जो है वो इसी पॉइंट पे बनेगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों जो है वो इक्वल होंगे, उसी पॉइंट पे जो है हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गई, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, नाम कर देते हैं इसको पी क्यू आर, ये हमारे आउटपुट्स डिफरेंट आउटपुट हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करने वाली है कि जो हमारी रेंट है वो कैसे डिटरमाइन होता है। रेंट इज इक्वल टू ए आर माइनस ए सी, ठीक है। जो हमारा रेवेन्यू, अगर हम रेवेन्यू जो हमारा प्रॉफिट्स या जो हमारा रेवेन्यूज़ जो जनरेट हुए हैं और उसमें से हम अपनी कॉस्ट मतलब जो लागत है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रेंट मिल जाएगा, और रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन की। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हम अच्छे से समझ चुके हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कल्टीवेशन के टाइम पे हमें अगर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करनी है तो हमें अपने लैंड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंटेंसिव कल्टीवेशन में बेसिकली क्या होता है कि जब हमें यहाँ पे रेफर टू द कल्टीवेशन वेयर इन द इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन, अगर हमें अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेबर और कैपिटल को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा सेम ही सिनेरियो है। यहाँ पे हमने बात करी थी एक एजम्पशन की, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो है ये जो एजम्पशन है वो एप्लीकेबल होती है। कैसे होती है? अंडर द इंटेंसिव कल्टीवेशन एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। जो हमारी जैसे जैसे जो है हम अपनी लेबर और कैपिटल लगाते रहेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमारा मार्जिनल आउटपुट है और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो एक हो जाएंगे। जब हमारे कॉस्ट और जो है रेवेन्यूज़ एक हो जाते हैं, या हमारे जो कॉस्ट और मार्जिनल क्या कहते हैं उसको आउटपुट एक हो जाते हैं, कॉस्ट और आउटपुट एक हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम अपनी लेबर और कैपिटल को एम्प्लॉय करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें नुकसान होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले इंक्रीज़ होता है, पहले जो है हमारा बढ़ता है, स्टार्टिंग में हमारे इनिशियल पॉइंट्स पे जो है हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम एम्प्लॉय करना शुरू करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट हो जाता है कि धीरे धीरे करके वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमारा हो गया इंटेंसिव कल्टीवेशन में, एक साइड हम लेंगे प्रोडक्शन और दूसरी साइड लेंगे हम लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कि कितना हम इसमें लेबर और कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? जैसे हम फर्स्ट जो है लेबर और कैपिटल लगाएंगे फर्स्ट यूनिट, तो हमारी प्रोडक्शन इतनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड टाइम पे हमारी इतनी है, फिर थर्ड टाइम पे जो है हमारी इतनी आ गई, ठीक है। और फोर्थ टाइम पे जो है हमारी सबसे कम है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मार्जिनल डॉज, ठीक है। मार्जिनल डोज ऑफ लेबर और कैपिटल मतलब कि जहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम कोई भी लेबर और कैपिटल नहीं एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल, इससे जितना भी ऊपर वाला एरिया है, ये जितना भी एरिया है ये हमारा रेंट हो जाएगा इंटेंसिव कल्टीवेशन में, ठीक है। ये जो एरिया है दिस इज़ द रेंट, ठीक है। फर्स्ट में हमें जो है इतना मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 4 6 8, फर्स्ट में हमें 8 मिल रहा है, ठीक है। सेकंड में हमें 6 मिल रहा है, देन 4 एंड देन 2, ठीक है। 2 इज़ द मार्जिनल डोज, ठीक है। 2 के बाद जो है इससे ज़्यादा हम जो है प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आउटपुट और हमारा कॉस्ट जो है वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये हमारा बन जाता है, इधर ये हमारा बन जाता है रेंट, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी हम समझते हैं थ्रू द कर्व्स, ठीक है। हमारे जो एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कर्व्स हैं, हम उससे भी जो है ये चीज़ समझते हैं। कैसे समझते हैं वो देखते हैं।
ये हमारा हो गया वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, और यहाँ पे हमारा हो गया यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे ना ये जो डब्ल्यू है, ये दिस इज डब्ल्यू ये है जो हम कॉस्ट हमारी लग रही है लेबर और कैपिटल के ऊपर, ये जैसे वेजेस के तौर पे लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम मान लो कि वेजेस ले रहे हैं, तो ये हमारी वेजेस की लाइन होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा एक पॉइंट होगा, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और ये हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये फर्स्ट केस है। ठीक है, इसको हम 1 ले लेते हैं, और ये जो है यहाँ पे हम इतना अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम लेवल, और इसको हम ई पॉइंट डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं लैंड के, तो हमें रेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमें इतना नहीं रेंट देना पड़ रहा था, पर जैसे जैसे हमारी जो है प्राइसेस, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ लैंड हो गया, तो हमें जो है हायर रेंट पे करना पड़ रहा है। पहले हमें इतना करना पड़ रहा था, अब हमें हायर रेंट पे करना पड़ रहा है। तो हमारा रेंट जो है वो इस तरीके से, ये हमारी एक और रिवाइज होके हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ये पॉइंट पे आती है। जब यहाँ इस पॉइंट पे आती है तो ये हमारा बन जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट 2। ठीक है, जब हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 होता है तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा लेबर एंड कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय करना पड़ा। तो ये मान लो ये मेरा लेबर ऑफ और कैपिटल मैंने एम्प्लॉय किया, और इतनी मेरी जो है इक्विलिब्रियम, ये लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जो है मैंने अटेन कर लिया। अब इसको कैसे जो है हम डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिकली, वो उसको समझते हैं। अब देखो, जैसे जैसे हमने इनिशियली क्या करा था, हमने एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के 2 कर्व्स बनाए थे। ठीक है, एट ए गिवन प्राइस। तो क्या हो गया, इस पॉइंट पे जो है हमारा ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी ऐसी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आई जहाँ पे हमें कोई रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, और हमारी लेबर और कैपिटल जो है वो M मान लो एम्प्लॉय हुए हैं, और यहाँ पे N एम्प्लॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट्स अटेन हो रहे हैं, इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स अटेन हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि जो है हमारी स्कार्सिटी जो है वो हमारी लैंड की डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, और हमारी सप्लाई जो है वो कम होनी शुरू होगी, हमें स्कार्सिटी ऑफ लैंड हो गया। तो स्कार्सिटी ऑफ लैंड होने से क्या हुआ कि हमें जो है हाई प्राइसेस लैंड के, अब हमें और लैंड खरीदना है तो मुझे और ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, तो मेरा रेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो रेंट मेरा बढ़ गया। ठीक है, और ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एक नए पॉइंट पे आ गई। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का कर्व हम बनाएंगे, उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एक नए लेवल पे आया, दैट इज़ E2 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हमने कितना लेबर और कैपिटल लगाया, ON जो है हमने लेबर और कैपिटल लगाया। ठीक है, तो हमारा टोटल आउटपुट कितना बनता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, टोटल आउटपुट हमारा बन रहा है ON यूनिट्स पे इतना। ठीक है, ये हमारा है OW, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट R। ठीक है, तो हमारा ये बन रहा है OR E2 एंड N, E1 एंड N, E2, ये E1 ले लिया ना। ठीक है, इसको E2 ले लेते हैं, सॉरी। तो आउटपुट हमारा कितना बन रहा है, टोटल आउटपुट हमारा बन रहा है एट ON लेबर एंड कैपिटल, दैट इज OR E2 एंड OR E2 एंड N। ठीक है, ये वाला पार्ट इतना, ये मेरा टोटल आउटपुट है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें से टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है जो नीचे है ना, इसको मैं डिफरेंट ब्लू से मार्क कर देती हूँ। टोटल कॉस्ट मेरी इतनी है OW E1N। ठीक है, सॉरी E2N, OW E2N। टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट इज OWE टू एन। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। अब इसमें से मुझे रेंट क्या मिलेगा, जब हम आउटपुट में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, हमने बात करी थी, तो हमें क्या मिलता है, रेंट। तो हमारा रेंट कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब इस पूरे में से अगर मैं इतना पोर्शन जो है वो माइनस कर दूंगी, सबट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास बचेगा ये वाला पोर्शन। हाँ, ग्रीन नहीं, ये ले लेते हैं, ये वाला। ये पोर्शन जो है मेरा रेंट बन जाता है। तो पिंक पोर्शन इज रेंट। तो हमारा रेंट कितना हो जाएगा, ये जो पिंक पोर्शन है। तो पिंक पोर्शन हमारा क्या डिनोट कर रहा है, W R एंड E2। ठीक है, ये हमारा जो है वो पिंक पोर्शन जो है वो हमारा रेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। तो रिकार्डियन थ्योरी को जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के थ्रू। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। कैरी जो है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। माल्थ्यूज़ ने इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है। तो क्या उनके क्रिटिसिज्म थे, हम समझते हैं। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ नाइदर ओरिजिनल नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल। ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ पे बात करी गई थी, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो हमेशा से ओरिजिनल हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पे पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो है वो स्प्रे करते हैं, तो ओरिजिनल कैसे होगी। और इनडिस्ट्रक्टेबल ऑब्वियस ही बात है, कितने सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, ड्रॉट्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी जो हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो हमेशा हमारी ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल ही रहेगी। आगे जो है उन्होंने बात करी हिस्टोरिकली रॉन्ग की। ये जो हम एक अजम्पशन उन्होंने ली थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग मोस्ट फर्टाइल लैंड अंडर द कल्टीवेशन की। यहाँ पे एक सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म हमने पढ़ी थी इसमें ये था कि जो सबसे ज़्यादा हायर क्वालिटी ऑफ फर्टिलिटी वाली जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, उसको सबसे पहले कल्टीवेट किया जाता है और बाद में दूसरे वालों को करा जाता है। ये चीज़ गलत है। ठीक है, यहाँ पे कैरी ने, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम वो वाली लैंड को सबसे पहले कल्टीवेट करते हैं जो हमारे लिए ईजिली एक्सेसिबल होती है। उसके बाद बात करी थी मार्जिनल एंड नो रेंट लैंड की। उन्होंने कहा कि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बात बोली थी कि ऐसा कभी नहीं होता कि चाहे जो हमारी मार्जिनल लैंड है, जो सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारी सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी ऑफ लैंड है, उसके ऊपर हमें कोई भी रेंट ना पे करना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अगर आप रियल लाइफ में भी देखो, चाहे जितनी मर्जी घटिया लैंड भी होगी तब भी हमें जो है उसके ऊपर रेंट पे करना ही पड़ता है। ठीक है, या जितना भी हमारा मार्जिनल लैंड होगा हमें उसके जो है पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि स्कार्सिटी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है सिर्फ फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक और एजम्पशन, हम नेक्स्ट एजम्पशन में ही इसकी बात करें, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की ही इसकी बात करें। रेंट इज़ नॉट ड्यू टू द फर्टिलिटी बट ड्यू टू द स्कार्सिटी। तो जो रेंट है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो स्कार्सिटी के ऊपर बेस्ड है रादर देन फर्टिलिटी। ठीक है, तो मेन उसका रीज़न है स्कार्सिटी। रीज़न बीइंग कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा लैंड, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो हमारी लैंड है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है और जो हमारी सप्लाई है ऑब्वियस ही बात है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए हम हायर प्राइसेस भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं किसी भी लैंड के ऊपर, चाहे वो मार्जिनल है, चाहे वो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड है। ठीक है, तो हमें हर क्वालिटी ऑफ लैंड पे जो है हम उस पे रेंट जो है वो पे करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारी स्कार्सिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि रेंट जो है हमें स्कार्सिटी के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है रादर देन द फर्टिलिटी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ उन्होंने बात करी थी कि रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हम रेंट में अगर कोई भी चेंजेस होंगे, ठीक है, कोई भी तब्दीली आएगी अगर रेंट में, अगर वो बढ़ेगा या कम होगा, उसका प्राइस जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारे रेंट में कोई भी अगर रेंट इंक्रीज़ होता है, हमारी लैंड की जो
जो प्राइसेस अगर वो हाई हो जाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस पे भी डिपेंड करेंगे। आगे बात करें तो रेंट इज़ पेड ओनली फॉर लैंड। ऐसा नहीं होता कि जो रेंट है वो सिर्फ लैंड के ऊपर ही पे होता है। रेंट जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर हम लेबर्स लगाते हैं उसके ऊपर भी तो हमें पैसा पे करना पड़ता है, या कैपिटल लगाएंगे उसके ऊपर भी हमें पैसा पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा रेंट है वो सिर्फ लैंड के ऊपर ही जो है वो हम पे करते हैं। एक और क्रिटिसिज्म है, इट डज नॉट थ्रो प्रॉपर लाइट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड। जहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के बारे में पढ़ा, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में, यहाँ पे भी जो है पूरी तरह से क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि इसको भी पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं किया गया अपनी थ्योरी में। रिकार्डो ने इसको अच्छे से डिटरमाइन नहीं किया। रिकार्डो ने एक और अनरियलिस्टिक एजम्पशन दी थी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट मार्केट में, बल्कि ऐसा नहीं होता। कभी भी हमारे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हमेशा इक्वल नहीं रहती, और इसी वजह से हमेशा हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं रहते। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहने की ये कहना था हमारे जो क्रिटिक्स थे उनका। देन उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो रेंट की थ्योरी है वो इनकम्प्लीट थ्योरी है। और उन्होंने एक और भी चीज़ कही, जैसे हमने एक एजम्पशन में एक बात करी थी कि जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। ये भी जो है वो गलत एजम्पशन थी। यहाँ पे भी क्रिटिक्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था और ये कहा था कि लैंड जो है वो काफ़ी उसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना हम उसके ऊपर सिर्फ कल्टीवेशन करते हैं, हम घर भी बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड्स बनती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं रादर देन जस्ट कल्टीवेशन। सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं लैंड यूज़ होता, अदर देन और भी चीज़ों के लिए लैंड यूज़ किया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो रिकार्डो रेंट थ्योरी वाज फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रोच्ड टू एक्सप्लेनिंग द रेंट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने रेंट को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में, पर इसके कुछ फ्लॉज भी थे। पर ये अगर हम फ्लॉज की बात करें, इसको जो है वो चेंज किया जा सकता था। जैसे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा था इस थ्योरी को, और उन्होंने बोला था कि इसमें जो है अभी काफ़ी चेंजेस होने ज़रूरी है क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट थ्योरी है। सो आफ्टर ऑल अगर हम बात करें, इट शोज़ दैट द लिमिटेड सप्लाई एंड द राइजिंग डिमांड क्रिएट रेंट, ठीक है। जैसे जैसे हमारी जो सप्लाई, जो राइजिंग डिमांड है और जो हमारी लिमिटेड सप्लाई है, उस चीज़ से जो है हमारी रेंट जो है वो डिटरमाइन की जाती है। सोशलिस्ट यूज्ड इट फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। जो सोशलिस्ट है उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के लिए इस थ्योरी को यूज़ किया था। मेनली ये जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेनली फोकस्ड की गई थी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। दो प्रोसेस में चैलेंज इट, द थ्योरी रिमेन्स रेलिवेंट अंटिल फंडामेंटल चेंजेस अकर। उन्होंने बोला कि अंटिल द फंडामेंटल मतलब जैसे जैसे हमारी अर्बनाइजेशन हुई है, इस थ्योरी की रेलिवेंस जो है वो कम होती गई। तो ये कहना था क्रिटिक्स का इस चीज़ के ऊपर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिकार्डियन थ्योरी। हमने रिकार्डियन थ्योरी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, विद इट्स एजम्पशंस, विद इट्स क्रिटिसिज्म, विद इट्स डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, ठीक है। सारी थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसके डायग्राम्स और उसके फ्लो और उसके शेड्यूल के थ्रू, ठीक है, उसके टेबल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल में पढ़ी हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को आप एक और बार रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने इस पूरी थ्योरी को जो है कंप्लीट जो है ओवरव्यू लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।